हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएलपी इंस्टीट्यूट। देखिए, बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रही हैं तो क्लास 10th के बच्चे बहुत परेशान हैं कि हम जो है अभी साइंस का रिवीजन नहीं कर पाए हैं। पढ़ तो लिए हैं लेकिन हमारा रिवीजन नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करें? तो उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया गया है कि आप क्लास 10th का जो साइंस है वीडियो में पूरा रिवाइज कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, है ना। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में आपने क्या देखा है? सबसे पहले आपने पढ़ा होगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार का ऐसा परिवर्तन है जिसमें एक रसायन दूसरे रसायन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दूध, दूध में आप जानते हो जो है एक शर्करा पाई जाती है ना, लैक्टोज शर्करा। लैक्टोज शर्करा, ये लैक्टोज शर्करा जो होता है लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो एक प्रकार का क्या है परिवर्तन? लैक्टोज पहले था, अब क्या बन गया? लैक्टिक एसिड, यानी दूध से दही में बदलना, है ना। दूध जो था, जो दूध होता है, दूध से दही में बन जाना, ये क्या है? प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से जब लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, काफी दिनों तक बाहर पड़ा रहता है तो लोहे में जंग लग जाता है। तो लोहे में जंग लगना क्या है? एक प्रकार का ये भी रासायनिक परिवर्तन। लोहा जो होता है, लोहा के ऑक्साइड में बदल जाता है, लोहा का ऑक्साइड बन जाता है ना, ऑक्साइड। जो Fe होता है, Fe बदल जाता है Fe2O3 में, फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है ना। तो आप ध्यान रखिए। देखिए, अब आप बात करते हैं कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक परिवर्तन आपको समझ में आए? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के दौरान होने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे जो कार्बन होता है, कार्बन, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन बदल चुका है कार्बन डाइऑक्साइड में। एक प्रकार का ये रासायनिक परिवर्तन है और इसी परिवर्तन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचानते हैं? रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही होगी तो अवस्था में परिवर्तन होगा, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा, पदार्थ का रंग बदलेगा, पदार्थ में गैस निकलेगी, तापमान बदलेगा, अलग अलग प्रकार के जो है आपको परिवर्तन दिखाई देंगे। अब ये जो परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के अलावा कुछ और परिवर्तन जैसे याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन। कई बार प्रश्न आया है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए, पानी का उबलना, पानी का उबलना, पानी को जब उबाला जाता है, यानी पानी जो होता है, जल जो होता है, वो जब गैस में, वाष्प में परिवर्तित होता है, वाष्प में परिवर्तित होता है, तो एक प्रकार का क्या है? भौतिक परिवर्तन है। बर्फ जो होता है, जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस से जब गलता है यानी कि पानी जल में बदल जाता है, पानी में बदल जाता है, तो एक प्रकार का ये भौतिक परिवर्तन है। और कुछ परिवर्तन जैसे याद रख सकते हैं, जैसे मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना जो होता है, मोमबत्ती का पिघलना, ध्यान रखिएगा, जलना नहीं, पिघलना। मोमबत्ती का जलना तो रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती अगर पिघल रही है तो एक प्रकार का ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। अब बात आती है रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, है ना। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन कहा जाता है इनको। तो क्या होता है, जब रासायनिक परिवर्तन को हम सूत्र की सहायता से, रासायनिक सूत्र की सहायता से प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक रूप में, रिप्रेजेंटेटिव रूप में लिखते हैं, या फिर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को उनको संक्षिप्त रूप में दर्शाते हैं, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कई प्रकार से लिखे जाते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक तो शब्दों में लिखा जाता है, जैसे अभी आपने ऊपर देखा था, हमने लिखा था जैसे कार्बन है, ये जो रिएक्शन लिखी रासायनिक अभिक्रिया में लिखा है कार्बन, लिखा जाए ऐसे कार्बन, है ना, चारकोल प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ये शब्दों के रूप में लिखा गया। और सूत्र का उपयोग करके लिखा जाए, जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ O2 लिखा जाएगा, और फिर CO2,
तो ये जो दो प्रकार से लिखी गई हैं देख रहे हैं आप, एक शब्दों के रूप में लिखी गई हैं और नीचे सूत्र का प्रयोग करके लिखा गया है। तो ये रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण क्या है? एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण है, एक तरीका है जिसका उपयोग करके हम रासायनिक परिवर्तन को लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला प्रकार है, आप देख रहे हैं, संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया क्या होती है भाई? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, दो हों या दो से अधिक हों अभिकारक मिलकर के एक ही उत्पाद बनाए। ध्यान रखिएगा, एक ही उत्पाद बनाए, एक से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। जैसे अभी आपने रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल में देखा था, कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक प्रकार का क्या है ये? एक प्रकार का ये योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के बना रहे हैं अमोनिया NH3। तो एक प्रकार का क्या है ये? योगात्मक अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ मिलाया जाता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एक प्रकार का क्या है? योगात्मक अपक्रिया। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी इधर H2 तो लिखा हुआ है। ऐसा भैया, H2 पहले से था, है ना, बैलेंस करने के लिए इधर लिखा गया। मतलब सारी की सारी जो H2 है वो रिएक्ट नहीं कर रही हैं, बन तो एक ही उत्पाद रहा ना। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग कर कैल्शियम ऑक्साइड लिया, जल में मिलाया, तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। H2 पहले था, अभी भी है, देख रहे हैं, अभिकारक में भी है, उत्पाद में भी है। जो पहले भी था अभी भी है, दोनों तो बना कहाँ से? वो तो पहले से था। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया का प्रकार है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, ऊष्माक्षेपी, जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती हो या ऊर्जा उत्पन्न होती हो, है ना, या ऊर्जा निकलती हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती हो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, या ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जितनी भी दहन अभिक्रियाएं हैं, जैसे आप देख रहे हैं एक मेथेन है, मेथेन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो जितनी भी दहन अभिक्रियाएं हैं, या ऐसे कह सकते हैं उसमें वियोजन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें और एक जो है जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि साग सब्जियां जो होती हैं या भी कोई भी कार्बनिक पदार्थ होता है उनको छोड़ दिया जाए वैसे तो अपघटित होती हैं, और अपघटित होती हैं तो क्या होता है उसमें से ऊर्जा जो होती है, ऊष्मा जो होती है निकल जाती है। कार्बनिक पदार्थ भूमि में मिल जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ भूमि में मिल जाते हैं, और बाकी जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो बैक्टीरिया खा लेते हैं, या जीवाणु जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सब नष्ट कर देते हैं, खा लेते हैं। अगला जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्मा शोषी। इसे हम क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है इसको। इसे बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, इसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती हो, अर्थात उपयोग की जाती हो, जिसमें ऊर्जा का उपयोग किया जाए उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब जुड़ते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं, और एक प्रकार का ये क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा। अगला है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है भाई? वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? जैसे संयोजन था, संयोजन का बिल्कुल उल्टा। जब एक अभिकारक टूट करके छोटे छोटे सरल सरल उत्पादों में परिवर्तित हो जाएं तो इसे हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जैसे आपने भी संयोजन अभिक्रिया में पढ़ा था अमोनिया का बनना। यदि अमोनिया विघटित हो और बनाए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, तो एक प्रकार से क्या है ये? क्या है ये बताइए? वियोजन अभिक्रिया है। इसका उल्टा जो ऊपर आपने लिखा था संयोजन अभिक्रिया। तो कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती हैं, बैकवर्ड रिएक्शन भी होती हैं, तो इनको हम ऐसे दोनों एक एग्जाम्पल याद करके उसको बैकवर्ड करके लिख दें तो यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका वियोजन अभिक्रिया का प्रकार हो गया। अगला है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है भाई? विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? देखिए, विस्थापन अभिक्रिया अभिकारक की अभिक्रियाशीलता के ऊपर होता है, जिसमें एक अधिक क्रियाशील जो परमाणु होता है दूसरे कम क्रियाशील परमाणु को उसके यौगिक से, उसके लवण से
विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है ना। देखिए जैसे क्या लिखा है, जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर दे, या कह सकते हो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अधिक क्रियाशील परमाणु दूसरे कम क्रियाशील परमाणु को उसके लवण से अथवा उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए सोडियम की अभिक्रिया कराई गई सिल्वर क्लोराइड से, का ये विलयन है, सॉल्यूशन माध्यम में लिया गया, तो क्या होगा, ये जो सिल्वर होगा वो अपने लवण से हट जाएगा और बनेगा सोडियम क्लोराइड, है ना। इस प्रकार से एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला है द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या होती है भाई द्विविस्थापन अपक्रिया? अब ऐसी अपक्रिया, इसमें क्या होगा, एक दो प्रकार के धातु होंगे और इसमें धातुओं के बीच में आदान प्रदान होता है। ये देखिए एक यौगिक है, ये सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट देख रहे हैं आप, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर सोडियम के साथ में और सोडियम नाइट्रेट के साथ चला गया, तो इसमें क्या हो रहा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो धनायनों का या दो आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर आता है रेडॉक्स अपक्रिया। आपका आता है रेडॉक्स अपक्रिया। ये रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स, देखिए जैसे कि नाम से पता चलता है, रेडॉक्स का अर्थ होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होता हो, उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, ठीक है। देखिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, साथ में उसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है, उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो जिस अपक्रियाओं में पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार से उल्टा उसका क्या होगा, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसे अपचयन कहते हैं। जब ये दोनों एक साथ हो जाएं तो उस अपक्रिया को हम रेडॉक्स कहते हैं। तो ये जो लिखा है ये रिडक्शन की परिभाषा है, थोड़ा देख लीजिएगा, एक मिनट। जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसे हम ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो ये ऊपर वाली ऑक्सीडेशन की परिभाषा लिखी है और नीचे वाला जो लिखा है वो रिडक्शन की परिभाषा लिखी है, ठीक है। जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। अगला है, देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं दैनिक जीवन में जो श्वसन होता है। श्वसन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात एक प्रकार से ये ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। विकृत गंधिका क्या होती है? विकृत गंधिता क्या होता है? इसमें असल में जो वसीय पदार्थ होते हैं, वसीय पदार्थ जो होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक जब रखे रहते हैं तो अपचित हो जाते हैं। जैसे क्या होता है, उनके गंध में स्वाद में बदलाव हो जाता है, जिसे हम विकृत गंधता या खराब कह सकते हैं कि खराब हो जाता है। आपने देखा होगा तेल जब काफ़ी दिन रखा रहता है तो चिपचिपा हो जाता है ना। तो ये विकृत गंधता है। ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सेकंड चैप्टर पर। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल क्षारयुम लवण। अम्ल क्षारयुम लवण क्या है? अम्ल क्या होते हैं भैया? अम्ल ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में। हमें आपको एक परिभाषा और बता देते हैं, ऐसे रसायन जो लोन पेयर कहा जाता है, ये या फिर कहा जाता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, उन्हें भी हम एसिड कहते हैं। या तो H+ दें या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर एक्सेप्ट करें, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। एग्जाम्पल हैं जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, प्रबल अम्ल हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, प्रबल अम्ल हैं। और बीक अम्ल के एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, कार्बनिक अम्ल HCHH, फार्मिक अम्ल
और CH3COOH, इसका नाम क्या है बताइए? मेथ एथ, 2 कार्बन है, एथेनोइक अम्ल, या इसी का नाम एसिटिक अम्ल भी होता है, सिरका भी होता है, विनेगर भी होता है, एसिटिक एसिड। और इसका नाम क्या है? फार्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल, है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं अम्लों के प्रकार, एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, हमने आपको बता दिया। अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, रंगहीन होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। हमने बताया था, आप ABR याद रखिए। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, ABR याद रखिएगा, ठीक है। अम्लों की कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं लिखी हुई हैं। अम्ल जो होते हैं धातु से जब क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं और साल्ट बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम्पल आप कुछ लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अम्ल जो है जब बाइकार्बोनेट से अब क्रिया किया तो क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जल बनाया। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं क्षारक क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं? क्षार ऐसे रसायन होते हैं जो OH माइनस दाता होते हैं। क्या होते हैं? OH माइनस दाता होते हैं, अथवा जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर डोनर होते हैं, ठीक है। एसिड क्या होते थे? एकाकी इलेक्ट्रॉन ग्राही होते थे, ये दाता होंगे। एग्जाम्पल अम्ल के जो क्षार के प्रकार हैं, क्षार के प्रकार देखिए, कुछ प्रबल क्षार हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? जैसे NaOH है, KOH है, ये क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। जबकि एग्जाम्पल और कुछ लिखे हुए हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? दुर्बल क्षार हैं। और भी याद रख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये क्या है? ये सभी जो आपके लिखे हैं ये दुर्बल क्षार हैं। क्षार के भौतिक गुण क्या हो जाएंगे? ये देखिए, जो ये इनका जो स्वाद होता है ये तीक्ष्ण होता है। कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है ना। और लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। रेड को क्या करेंगे? ब्लू कर देते हैं। बेसिस जो होते हैं वो क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है। चिकने होते हैं, स्लिपरी होते हैं बेसिस। आपने साबुन देखा होगा, साबुन साबुन कैसा स्वाद का होता है? स्लिपरी होता है। और सॉरी, स्वाद कैसा होता है? कसैला होता है, या फिर करेला आपने खाया, वो क्षार के जो है स्वाद है। अगला है क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षार मिल करके जो है लवण बनाते हैं, ये भी याद रख सकते हैं आप। और जो धातु होते हैं, धातु जो होते हैं वो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जिंक का क्रिया जब Na से कराई गई तो ये जो है हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित किया। सूचक सूचक क्या होते हैं भाई? सूचक ऐसे रसायन होते हैं जो अम्ल और क्षार के विभिन्न pH मानों पर अपना रंग परिवर्तित करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हम डिस्कस करने वाले नहीं हैं, आप एग्जाम्पल सहित इनको याद रख सकते हैं। जैसे लिटमस पेपर है। अच्छा देखिए, प्राकृतिक सूचक याद रखिएगा, हल्दी जो होता है वो प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा बाकी ये जो हल्दी है, लिटमस पेपर आसानी से मिल जाता है, हम लोग यूज करते हैं इसको। अभी हमने बताया ABR याद रखिए आप। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। अब इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, फिनोप्थलीन है। ये कुछ जो है आपके एग्जाम में आए आज जो बहुत आते हैं, ये दिए गए हैं। अब देखिए pH स्केल क्या होता है? pH स्केल क्या है? pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। इसे सोरेनसन ने दिया था, सोरेनसन वैज्ञानिक हैं, उन्होंने दिया था। pH स्केल देखिए, अगर pH का मान 7 होता है, इसका मतलब क्या है? H+ की सांद्रता और OH- की सांद्रता बराबर है, इसका मतलब है विलयन उदासीन होगा। और अगर pH का मान 7 से कम है, इसका मतलब विलयन अम्लीय होगा। इसका ये भी अर्थ होता है कि H+ का मान ज़्यादा है OH- से। दूसरा, अगर pH का मान 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय विलयन होगा। इसका अर्थ ये होता है कि H+ का मान कम है OH- से। ये भी कह सकते हो कि OH- की सांद्रता ज़्यादा है H+ से। यहाँ पे एक पॉइंट और आप याद रखिएगा कि जो pH का मान होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि OH- की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी कि H+ अगर बढ़ेगा तो pH मान घटेगा। जितना ज़्यादा pH कम होगा, विलयन उतना ही अम्लीय होगा, ठीक है। अगर 7 है
पीएच मान अगर 7 है तो विलयन उदासीन, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है, और 7 से अगर कम है तो अम्लीय, है ना। ये भी याद रख सकते हैं आप, और इसी प्रकार से ये फार्मूला भी याद रखिएगा। पीएच का उपयोग अलग अलग प्रकार से जो है हम दंश इत्यादि को चेक करने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। लवण क्या होते हैं? अम्ल और क्षार मिलकर के लवण का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मिलके जो है ऐसे अम्ल बनाते हैं, जैसे NaOH है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों मिले तो क्या बनाए? साल्ट बनाया, NaCl। तो ये भी एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। तनुकरण क्या होता है भैया? अम्ल क्षार का तनुकरण का मतलब ये होता है कि अम्ल और क्षार का जो है, अम्ल क्षार में की जो जो कंसंट्रेशन है वो कम किया जाए जल को घोल करके। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अम्ल के साथ अम्ल या क्षार के साथ जब जल को मिलाते हैं तो उसे हम तनुकरण कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, जो अम्ल क्षार होता है, अम्ल क्षार को जल में मिलाया जाता है, यानी कि पहले आप जल रख लेंगे, जल के अंदर अम्ल या क्षार डालेंगे, आप जल को अम्ल क्षार में नहीं डालेंगे, ठीक है। ये ऊष्माक्षेपीय क्रिया होती है, इसलिए बोला जाता है। अगला आपका कॉन्सेप्ट मैप नंबर 3 है, अर्थात ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें है मेटल और मेटलाइड्स, यानी धातु और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। धातुएं क्या होती हैं? धातुएं क्या होती हैं बताइए आप। धातुएं ऐसे रसायन होते हैं, धातुएं ऐसे ऐसे पदार्थ, ऐसे आयंस होते हैं, ये सॉरी, धातुएं ऐसे एटम्स होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का हानि करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं हमेशा। जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतना ही उस पर प्लस आ जाता है। भौतिक गुण क्या है धातुओं के? देखिए, जैसे धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं, कुछ अपवाद हैं, सोडियम पोटेशियम, ये सब बहुत सॉफ्ट होती हैं, आघात वर्तनीय होती हैं, तान्यता होती है, बहुत लंबी तार बनाई जा सकती है, ऊष्मा की चालकता होती है, विद्युत चालकता होती है, या घनत्व ज़्यादा होता है ना। एग्जाम्पल क्या है? धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना रही है। देखिए, धातु के ये जो ऑक्साइड होते हैं और हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। धातु खुद भी क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। धातु को जल से अगर अपक्रिया कराई जाए तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, अम्ल से अपक्रिया कराई जाए तो भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, ठीक है। अधिक क्रियाशील धातु जो होता है कम क्रियाशील धातु को अपने लवण से, उसके लवण से विस्थापित कर देता है। तो ये कुछ अभिक्रियाशीलता का क्रम है, नीचे दिया गया है, आप याद रखिएगा, है ना। जैसे काना, ये जो है का मांगे अलमारी जंजीर, फिर पाती, फिर कुंवर आगे आओ, है ना। ये ऐसे करके ट्रिक बना करके आप याद कर सकते हैं। इसे काम ये जो है उपयोगी इसमें आएगा कि पूछा था कौन क्रियाशील ज़्यादा, कौन सी धातु ज़्यादा क्रियाशील है, या कौन सी धातु कौन से लवण से विस्थापित हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पूछा जाए, बताइए कि Fe प्लस CuSO4 ये क्रिया संभव है, या Cu प्लस FeSO4 ये क्रिया संभव है, बताइए। तो आप देख लेंगे, Fe जो है, Fe की अपक्रियाशीलता देखिए, Fe ऊपर है तो Fe की अपक्रियाशीलता कॉपर से ज़्यादा है, तो Fe ये इसको विस्थापित कर देगा, जबकि कॉपर की कम है तो ये विस्थापित नहीं कर पाएगा। मतलब ये पहला वाला अपक्रिया संभव है, दूसरे वाली अपक्रिया संभव नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इससे ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, और अधातुएं क्या होती हैं? अधातुएं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, अधातुएं जो होती हैं, नॉन मेटल्स जो होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, जितने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाती हैं? ऋणायन बनाएंगी, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होती हैं ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे उतने ही माइनस चार्ज आएंगे। जैसे आप देखिए, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन पर एक माइनस चार्ज आता है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 ग्रहण करता है, 2 माइनस चार्ज आते हैं। बाकी इसके लक्षण आप देख सकते हैं, भंगुर होते हैं, ध्वनिहीन होते हैं, इनका घनत्व बहुत कम होता है, कम लचीले होते हैं, या तान्य होते हैं, ना तो कठोर होते हैं ना ही मजबूत होते हैं,
ऊष्मा और बिजली के कुचालक होते हैं, है ना। कुछ याद रखिएगा, जैसे कार्बन है, कार्बन का जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट याद रखिए क्या, जो कार्बन का ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट ये अधातु है, कार्बन का अपर रूप है, विद्युत का सुचालक होता है। चमकदार नहीं होते ज़्यादातर धातुएं, लेकिन कार्बन का अपर रूप डायमंड चमकदार होता है, याद रखिएगा। बाकी रासायनिक गुण लिखे हुए हैं, ध्यान से देख सकते हैं आप। अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, धातुएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं और धातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, दो आयनों से बने हुए यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। और आयन के लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको अभी आप प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं, या अभी आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। धातु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉरी धातु के जो आयन्स होते हैं उनको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम आता है ये आपके यौगिक लिखने में। अब धातुओं की प्राप्ति की बात की जाए तो धातुएं जो है मुक्त अवस्था में तो बहुत कम पाई जाती है, लेकिन फिर भी कुछ धातुएं पाई जाती हैं। धातुएं ज़्यादातर यौगिक अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं जिस यौगिक में पाई जाती हैं या भूमि में जिस रूप में जिस यौगिक में पाई जाती हैं उन्हें हम अयस्क कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कुछ अयस्क के लिखे हुए हैं, देखिए अयस्क जैसे बॉक्साइट है, एल्युमिनियम का है, हेमेटाइट है, लोहे का है, ठीक है। जैसे कार्बोनेट है, जिंक का है ना, चूना पत्थर कैल्शियम का, ठीक है। और कॉपर पायराइट है, कॉपर पायराइट कॉपर का अयस्क है। जिंक प्लेड है, ठीक है, जिंक का है। हॉर्न सिल्वर ये क्लोराइड का सिल्वर क्लोराइड है, इसे जो है सिल्वर का अयस्क माना जाता है। तो धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से करते हैं, एक आप एक चार्ट बना हुआ देख लीजिए। देखिए धातुएं जो होती हैं उनको पहले अयस्क जो होता है उसको सांद्रित किया जाता है। सांद्रण के बाद में हम क्या करते हैं, उच्च क्रियाशील धातुएं जो होती हैं, है ना, उन्हें हम क्या करते हैं विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध किया जाता है। मध्य क्रियाशील जो होती हैं उनके दो प्रकार के अयस्क होते हैं, कार्बोनेट के अयस्क होते हैं या सल्फाइड के अयस्क होते हैं। जो कार्बोनेट के अयस्क होते हैं उनका निस्तापन होता है, और जो सल्फाइड के अयस्क होते हैं उनका भर्जन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जो है उसको गर्म करते हैं तो भर्जन कहलाता है, अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो निस्तापन कहलाता है, आपने पढ़ा होगा। जो निम्न क्रियाशील धातुएं होती हैं उनका भी जो सल्फाइड होता है उनका हम क्या करते हैं भर्जन करते हैं, और इसके बाद में धातु को प्राप्त किया था। आप ये देख सकते हैं चार्ट। अगला है अयस्कों का समृद्धिकरण, यानी कि जो किस प्रकार से हम उसको जो कंसंट्रेट करते हैं। तो बहुत सारी विधियां हैं, जैसे हाइड्रोलिक वाश है ना, झाग प्लावन विधि है, फेक प्लावन विधि है, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण है, रासायनिक पृथक्करण है। ये सब आप डिटेल में थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है हमारा चैप्टर 4, कार्बनिक जो यौगिक होते हैं कार्बन तथा उनके यौगिक, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, एक प्रकार का अधातु है। कार्बन अधातु है और कार्बन के वायतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आप बता सकते हैं क्या? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे इसका तो को लिखेंगे 2,4 लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p2 लिखेंगे। तो दूसरा सेल बाहर है, इसमें दोनों में देख सकते हैं 2 और 2 मिला के 4 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात कार्बन के वायतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है अधिकतम। कार्बन अधिकतम कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। अब आगे बात करते हैं चतुर्संयोजी, देखने लिखा हुआ ना। अब कार्बन के कुछ रूप होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ग्रेफाइट है, हीरा है, फ्लोरीन है ना। तो ये सब कार्बन के अपर रूप हैं, इन्हें आप याद रख सकते हैं। हीरा जो होता है चमकदार होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। आपने पेंसिल देखी होगी, पेंसिल में जो काली रॉड लगी होती है वो ग्रेफाइट ही होता है, और सेल जो होता है जो ट्रांजिस्टर वगैरह में लगाया जाता है उसमें जो बीच में ब्लैक रॉड लगी होती है वो ग्रेफाइट ही होती है, ठीक है। लुब्रिकेंट के तरीके से भी उपयोग करते हैं, लुब्रिकेंट की चिकनाहट के लिए। अगला बात करते हैं समयावता। समयावता ज़्यादा कुछ आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, फिर भी समयावता का अर्थ होता है कि ऐसे कोई यौगिक हो जो संरचना अलग अलग प्रकार से बनाई जा सके। जैसे आप देख सकते हैं ये कंपाउंड बन लिखा हुआ है 5 कार्बन का, क्या है ये? पेंटेन है। और पेंटेन की संरचना देखो, सबसे पहले तो ये पहली संरचना बनी है नॉर्मल पेंटेन कहलाएगी, नॉर्मल पेंटेन, है ना। और बाकी ये जो बनाया गया है
2 मेथिल ब्यूटेन, इसमें कुल मिला के 5 कार्बन है, तो ये समावी संरचना है। अब एक संरचना इसकी और बनाई जा सकती है ऐसे, CH3 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 CH3, अगर देखो तो इसमें भी 5 ही कार्बन है, और इसमें हाइड्रोजन C5H12। इन तीनों में आप देखेंगे, तीनों के तीनों में कार्बन हाइड्रोजन की संख्या समान है, बस संरचना अलग अलग है। तो ऐसे रासायनिक क्योंकि इसमें अणुओं की संख्या समान होती है और बस इसकी संरचना अलग अलग होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, समायोगी संरचना कहते हैं। ठीक है, देखिए कार्बन जो होता है वो सहसंयोजी बंध बनाता है। कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है ना ग्रहण करता है, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन करता है, इसलिए क्या कहलाता है, ये सहसंयोजी बंध कहलाता है। तो ऐसे अबंध जो साझेदारी वाला बनते हैं उन्हें हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। और कितने सहसंयोजी आबंध बनाएगा, वायतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 ही सहसंयोजी आबंध बनाएगा। तो 4 सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो कार्बन अगर आपस में बनाए तो कार्बन आपस में एक ही बॉन्ड बना सकता है, बाकी 3 और किसी से बना लेगा। कार्बन जो होते हैं आपस में 2 बॉन्ड बना सकते हैं, बाकी 2 और किसी से बना लेंगे। 3 आपस में बना सकते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तक ये बनाते हैं। तो अगर सिंगल बॉन्ड हो तो ये केवल सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा, और 3 बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक ही सिग्मा है और यहाँ पे 1 सिग्मा है 1 पाई है, यहाँ पे 1 सिग्मा और 2 पाई है ना, याद रखिएगा। श्रृंखलन क्या होता है, कार्बन के कुछ गुण लिखे हैं। श्रृंखलन का मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन जो होते हैं वो जुड़ते चले जाते हैं और बहुत बड़ी श्रृंखला बना लेते हैं, लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, वलय बना लेते हैं, ये क्या कहलाता है, श्रृंखलन कहलाता है। बाकी IPSC के लिए थोड़ा सा आप और देखना चाहते हैं तो आप प्ले ग्रुप में जा करके बेसिक केमिस्ट्री वाले से आप जो है आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में बेसिक केमिस्ट्री में पूरी IPSC पढ़ाई गई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे और कुछ है टॉपिक देख सकते हैं। देखिए साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं। ठीक है, साबुन क्या होते हैं, साबुन कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी कार्बन श्रृंखला होती है जो सोडियम साल्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा क्या होते हैं, सोडियम साल्ट होते हैं। जो अपमार्जक होते हैं उसमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या एल्किल सल्फेट की लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सोडियम लवण होते हैं, साल्ट होते हैं। ठीक है, साबुन जो होते हैं उसमें ज़्यादातर वसीय तेल जो उपयोग करते हैं उस प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त किया जाता है, जबकि जो अपमार्जक बनाए जाते हैं वो पेट्रोलियम या अन्य जो कृत्रिम सामग्री होती है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, उससे प्राप्त होने वाले वसा तेल का प्रयोग करते हैं। साबुन के जो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जो होते हैं वो पानी में घुले होते हैं। साबुन जो होता है जैव निम्नीकृत हो सकता है, जबकि ये लास्ट आप टॉपिक याद रखते हैं, जैव निम्नीकृत नहीं है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि साबुन और अपमार्जक में कौन जैव निम्नीकृत है, या बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आ सकता है। मिसल क्या होता है भैया, मिसल क्या होता है, मैल साफ करते हैं ना, तो मैल बीच में होती है, और जो साबुन का या अपमार्जक का जो जलद्रोही भाग होता है वो साबुन के जो है मैल से चिपका होता है, और जो जल स्नेही भाग होता है वो बाहर होता है। जिससे क्या होता है, मैल भी बाहर निकल जाती है, क्योंकि मैल जो होता है वो वसा में घुल करके, वसा के साथ मिल करके चिपक जाता है कपड़े में। तो ये जब पानी डालो तो निकलता नहीं है, तो जब हम साबुन लगाते हैं, सोप लगाते हैं, तो जलद्रोही भाग जो होता है, जो जल में नहीं घुलता, वो साबुन से लग जाता है, और जल स्नेही भाग बाहर रहता है। तो इसके ऊपर जब जल डाला जाता है तो ये जल के साथ बाहर निकल आता है। तो अब मिसल में क्या होता है, अंदर ये मैल है ना, डस्ट मैल है वसायुक्त, और ये जो है बाहर किनारे किनारे जो लगे हैं ये सोप के कण लगे हुए हैं, और सोप का जो जल स्नेही पार्ट है वो बाहर है, जल स्नेही भाग बाहर है, और जल द्रोही भाग जो है वो अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये ग्रुप हैं कुछ, देख याद रख सकते हैं, हैलोजन परिवार, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना। एल्कोहल में क्या होगा, कार्बन से सीधे केवल OH लगा होगा, बाकी और कोई ग्रुप नहीं लगा होगा। यहाँ पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में क्या होगा, CHO होता है, यानी कि C डबल बॉन्ड OH एक साथ मिलेगा तब आप एल्डिहाइड कहोगे। कीटोन में कार्बन के दोनों तरफ कोई ना कोई कार्बन लगा हो, है ना, कार्बन के दोनों तरफ क्या लगा हो, कार्बन लगा हो, और C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल समूह हो, तो ये कीटोन कहलाएगा।
और कार्बोनिल समूह ध्यान रखिएगा, कार्बोनिल समूह जो है उसके एक तरफ OH लगा है तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है ना। अब यहाँ पे जो ध्यान रखिएगा एल्कोहल जो होता है उसके अंत में नाम जब लिखा होगा नाम तो क्या लिखा होगा, OL लिखा होगा, या फिर हिंदी में ऑल आएगा, जैसे मेथेनॉल है ना, एथेनॉल। एल्डिहाइड जो होता है उसके अंत में AL आता है या अल आता है, जैसे मेथेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल। कीटोन के अंत में ओन आएगा, ओन, जैसे प्रोपेनोन है ना, ब्यूटेनोन, ओन आता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंत में क्या आता है, ओइक एसिड आता है। क्या आता है, ओइक एसिड आता है, जैसे मेथनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ऐसे करके आएगा। अब आती है संतृप्त, ये जो है, और देखते हैं ये सजातीय श्रेणी के यौगिक क्या होते हैं। सजातीय श्रेणी के कार्बनिक रसायन क्या होते हैं, ऐसे रासायनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह एक जैसे हों, समान हों, उन्हें हम समान जाति वाले या सजातीय रासायनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि समान प्रकार के, उसमें कार्बन सूत्र क्या लिखा, यह समान सामान्य नहीं, समान सूत्र वाले समूह होते हैं जो कार्बन श्रृंखला की लंबाई भिन्न होती है ना, समान। ठीक है, समान सूत्र वाले क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह लगे होते हैं, जैसे कि CH3COOH है, CH3CH2COOH है। तो इसमें एक ही प्रकार के ये जो क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं तो ये सजातीय श्रेणी के यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, यानी सभी एल्कोहल, सभी एल्डिहाइड, सभी कीटोन, सभी एल्केन, सभी एल्काइन, ये सभी क्या सजातीय श्रेणी के यौगिक हैं। ठीक है, अब ये सहसंयोजी अबंध के प्रकार भी हमने पहले बता दिया। कार्बन कार्बन आपस में केवल एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो केवल यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई है, याद रखिएगा। अगला है संतृप्तता पर आधारित जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, और कंकाली संरचना क्या होती है, कंकाली संरचना केवल कार्बन परमाणु को प्रदर्शित करते हैं, उसमें बाकी हाइड्रोजन परमाणु को, यानी कि कार्बन परमाणु को, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CH3, इसको हमको दर्शाना है तो 3 कार्बन है तो इसको हम 3 बिंदी से अल्टरनेट रख दिया हमने, अब इसको आपस में मिला देंगे, बस ये बन गया आपका CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो कंकाली संरचना उसमें कार्बन परमाणु को ये कॉर्नर से दर्शाते हैं, मतलब जो इंड होते हैं वो कार्बन परमाणु होते हैं, और मान लीजिए इसमें कोई दूसरा परमाणु आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो उसको दर्शाया जाएगा। जैसे सब कुछ करिए, आपको लिखा हुआ CH3 COO, CH3 इसको दर्शाना है तो ये 3 कार्बन है, और दूसरे कार्बन पर आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड वो लगा हुआ, तो इस प्रकार से ये आपका CH3CO CH3 लग गया। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आता होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।